हाँ बच्चों, अब हम आज जो है पढ़ेंगे क्रांतिक कोण और पूर्ण परावर्तन। ये प्रकाश की घटना है। तो ये क्लास 10 लाइट, ठीक। अब इसमें हमको पढ़ना है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण एक शब्द जो क्रांतिक है, यह तुम्हें फिजिक्स में कई जगह मिलेगा, केमिस्ट्री में भी कहीं मिलेगा। तो क्रांतिक शब्द जो है एक स्पेशल शब्द है। ये क्रांतिक ताप भी होता है, क्रांतिक वेग भी होता है, क्रांतिक कोण भी हो गया, और क्रांतिक शब्द से कोई शब्द बना होगा। लेकिन इतना जान लो कि क्रांतिक ताप जैसे है, क्रांतिक वेग है, यहां क्रांतिक कोण हो गया। तो एक स्पेशल कोण के मान के लिए है। अब एक घटना देखो, वहीं से शुरू किया जाए। एक घटना यह है, ये एक सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम है, ठीक। इसमें क्या होती है, एक प्रकाश किरण इस तरीके से यहां आपतित हुई, ए ओ, यहां अभिलंब खींच दो। अब यह है सघन से विरल में जा रही है, तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगी। बी एन डैश, ये और ये कोण। अब इसी पर विचार करो। जैसे पहला माध्यम सघन है जिसमें से प्रकाश किरण आपतित हो रही है, दूसरा माध्यम विरल है। तो आपतित हुई ओ पर, यहां से अपवर्तन हुआ और विरल में गई तो अभिलंब से दूर हटेगी। जानते ही हो, रास्ता लंबा उसको करना है तो दूर हटने पर ही लंबा रास्ता होता है। तो कहने का मतलब कि आपतन कोण से अपवर्तन कोण बड़ा है, आपतन कोण से अपवर्तन कोण बड़ा है। ये कुछ ज्यादा होता है, ये 30 अंश है तो मान लो ये 45 अंश हो गया। अब दूसरी स्थिति में अगर इसको हम और बड़ा करें आपतन कोण को, तो अपवर्तन कोण और बड़ा होगा। ऐसे आपतन कोण को बड़ा करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण यहां 90 अंश हो जाएगा। प्रकाश किरण दोनों जो माध्यम है उनके बॉर्डर से चली जाएगी, अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा। लेकिन तब तक आपतन कोण 90 अंश नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि इससे ये बड़ा शुरू में ही हो गया है। तो इसको बढ़ाते बढ़ाते मान लो ये क्या हुआ, 80 अंश इसको किए, तब तक ये 90 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मान लो 10 अंश ये बड़ा है इससे, तो इसको जब हम आपतित किरण को तिरछा करेंगे, आपतन कोण और बड़ा करेंगे, तो क्या होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये 10 अंश अगर शुरू में बड़ा है तो 10 अंश अपवर्तन कोण हमेशा बढ़ा रहेगा। तो ये 90 नहीं पहुंचेगा, ये 90 पहुंच जाएगा। बात इस समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई दूसरी किरण दिखा दो। ये अब देखो, ये कोण हुआ और ये कोण अपवर्तन वाला है, दूसरा हो गया। तो इसको और थोड़ा अगर बढ़ाएंगे तो ये 90 अंश पर नहीं हो जाएगा। हमारे कहने मतलब कि यहां आपतन कोण पिछड़ा रहता है, अपवर्तन कोण बड़ा रहता है, सघन से विरल में जा रही इसलिए। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपतन कोण बढ़ाते बढ़ाते 90 नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा। तो जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो गया तो जो हमारा आपतन कोण है ये 90 अंश से कम है,
तो इसी विशेष कोण को कहा जाता है क्रांतिक कोण। अब अगर इस आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ाएं तो क्या होगा, प्रकाश किरण इस माध्यम में ना जाकर के पहले वाले माध्यम में ही लौट जाएगी और परावर्तन जैसी घटना हो जाएगी। ठीक, तब क्या हुआ, इसको कहा जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन पहला स्टेप समझो कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, आपतन कोण यदि बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण 90 अंश तक नहीं पहुंचा होता है, लेकिन अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। तो जो ये आपतन कोण है सघन माध्यम वाला, बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में वो कहलाता है क्रांतिक कोण। अब साधारण परिभाषा इसकी क्या होगी कि सघन माध्यम में स्थित वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, तो वो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। हमेशा आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है। एक बात ये ध्यान सुन लो, अगर क्रांतिक कोण कहा जाएगा स्पेशल कोण है, लेकिन वो आपतन कोण ही है, अपवर्तन कोण का कोई नाम नहीं है। तो अब यहां क्या लिखा जाए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। यह विशेष आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। दोनों माध्यमों के लिए इसका चित्र बना दिया जाए, क्या होगा, अभी हमने बताया था कि यहां आपतन कोण बढ़ाते जाओगे, अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा।
लेकिन आपतन कोण एक विशेष मान तक बढ़ाए जाने पर अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? 90 अंश। ये थोड़ा देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसको ये मान लो कि भाई इस आपतन कोण को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए तो एवो स्थिति में यह अपवर्तन कोण हो गया 90 अंश। तो यह आपतन कोण कहलाया क्या? क्रांतिक कोण। इसको C से लिखा जाता है। ये डेंस माध्यम है और ये रफ माध्यम है। डेंस माने सघन और रफ माने विरल। माध्यम का जिक्र होना चाहिए हमेशा। क्रांतिक कोण के लिए पहला माध्यम वो सघन होना चाहिए, दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। ये शर्त है, समझो। जब सघन से विरल में जाएगी तभी क्रांतिक कोण की स्थिति हमको मिलेगी। तो क्या हुआ? वही बात यहां लिखी गई है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। यह विशेष आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है दोनों माध्यमों के लिए। एक बात यहां ध्यान देना है कि जो दोनों माध्यम लिए गए हैं उनके लिए जो क्रांतिक कोण होगा दूसरे माध्यमों की जोड़ी के लिए वो क्रांतिक कोण नहीं होगा। जैसे हम कांच और हवा ले लिए, मान लो इनके लिए क्रांतिक कोण 25 अंश हो गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर हम जल और हवा ले लें तब क्या होगा? वो क्रांतिक कोण 25 अंश ना होकर के दूसरा कोई होगा। ठीक? तो जैसे अपवर्तनांक के लिए दोनों माध्यम निश्चित होते हैं, वैसे क्रांतिक कोण के लिए भी दोनों माध्यम निश्चित होते हैं। एक निश्चित जोड़ी के लिए क्रांतिक कोण का मान जो होता है दूसरे माध्यमों की जोड़ी के लिए वो क्रांतिक कोण नहीं होता है। वही ये लिखने का मतलब है। दोनों माध्यमों के लिए दोनों माध्यम अलग कर दो, क्रांतिक कोण मिलेगा, लेकिन वो भिन्न मान का मिलेगा। ये हो गया क्या? क्रांतिक कोण की स्थिति। अब प्रश्न यही आएगा, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण कितने अंश का होता है? तो अपवर्तन कोण हमेशा 90 अंश। क्रांतिक कोण की स्थिति में अपवर्तन कोण 90 अंश फिक्स है। ठीक? क्रांतिक कोण क्या है? तो पहली बात यही कहो कि क्रांतिक कोण हमेशा आपतन कोण होता है और इस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाए, यह शर्त है। ठीक? अब क्रांतिक कोण है तो अपवर्तनांक के बारे में इसका तो कोई बात नहीं। अपवर्तनांक के लिए जैसे स्नेल का नियम लगाते हो वैसे लगाओ। तो सघन से विरल में गई तो अपवर्तनांक DN A कर दो, हवाई कर दो, बराबर क्या होगा? साइन C बटे साइन 90 अंश। बोलो। अरे भाई अपवर्तनांक निकाला जाएगा। सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक या विरल लिख दो, R लिख दो, तो क्या होगा? स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R हित होता है। साइन I क्या हो गया? साइन C हो गया। जब जो है कोण क्रांतिक कोण हो जाता है आपतन वाला तो I से न लिख करके C से लिखते हैं तो साइन C हो गया। और अपवर्तन कोण कितना होगा? क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान फिक्स है, 90 अंश ही है। तो क्या हुआ? साइन 90 हो गया। और अब ये क्या हुआ? साइन C। चूंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो हर में चाहे 1 लिखो या चाहे न लिखो। ठीक? अब सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक ये है। अगर हम विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालें, इसलिए AND हवा के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? इसी को उल्टा हो जाएगा। तो चाहे साइन 90 बटे साइन C लिख दो या 1 बटे साइन C डायरेक्ट लिख दो। साइन C बराबर काशक
सी, ये हुआ। इस तरीके से माध्यमों के लिए अपवर्तनांक भी निकाल लिया जाता है। तो ये क्रांतिक कोण की बात हो गई। क्रांतिक कोण, दो ही बात याद रखो, सघन से विरल में प्रकाश किरण जाए, ठीक, और जब सघन से विरल में जाने पर अपवर्तन कोण बढ़ करके 90 हो जाएगा, अर्थात प्रकाश किरण क्या होगी, दोनों माध्यमों के बॉर्डर से जाएगी, अभिलंब से 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगी। तो जो आपतन कोण यहां है वो क्रांतिक कोण कह दिया जाएगा। बहुत साफ मतलब है कि जब अपवर्तन कोण 90 अंश होता है तभी आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। अब कह सकते हैं, इसको हम लिख ही दें, जब अपवर्तन कोण 90 अंश होता है तब आपतन कोण क्रांतिक कोण कहा जाता है। उसका नाम पड़ जाता है क्रांतिक कोण। जो आपतन कोण है उसका नाम हो जाता है क्रांतिक कोण। तो ये क्रांतिक कोण की बात हो गई। अब इसी से लगी दूसरी घटना पढ़ेंगे हम। क्रांतिक कोण तक पहुंच गए, अपवर्तन कोण 90 अंश तक पहुंच गए। अब जो है अपवर्तन कोण 90 अंश से भी बड़ा होगा, इसके लिए अलग घटना अब आ गई है। हाँ तो बच्चों, अब जो है हम लोग क्रांतिक कोण जो आपतन कोण हो गया है उससे आगे बढ़कर अब नई घटना को पढ़ेंगे। तो नई घटना में क्या है, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां शब्द पर देखो, एक शब्द लगा है पूर्ण। पूर्ण माने टोटल, कुछ न बचे सब। आंतरिक, आंतरिक मतलब क्या हुआ, ये अभी चित्र में समझाएंगे। आंतरिक मतलब कोई बहुत शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन ये परावर्तन से संबंधित है। और परावर्तन जानते हो, प्रकाश किरण जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में लौट के जाती है, परावर्तन है। अब इसमें क्या होता है, इसको हमें अपवर्तन के द्वारा समझना है। अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना होते होते वो परावर्तन की घटना में बदल जाती है, वो परावर्तन की घटना में बदल जाती है। अब इसके लिए एक चित्र देखो, हम बना रहे हैं क्रांतिक कोण की स्थिति वाला।
इस पर देखो, यहां डेंस माध्यम, यहां रफ। डी मतलब लिख दो डेंस, डेंस माने घना, और आर लिख दो, आर मतलब रफ, रफ माने विरल। तो एक पहली स्थिति ये दिखाई दे रही है, प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। ठीक। दूसरी स्थिति में क्या है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण है, सी लिख दिया गया है। आपतन कोण को जब क्रांतिक कोण होता है तो सी लिख दिया गया है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है। तो अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? 90 अंश, अर्थात प्रकाश किरण अभिलंब से 90 अंश कोण बनाती हुई दोनों माध्यमों के बॉर्डर से संधि पर जाती है। यह कोण हो गया 90 अंश। इस घटना को हम लोगों ने क्रांतिक कोण में पढ़ा है। सीधी बात यह हो गई कि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो गया है और अपवर्तन कोण 90 अंश हो गया है, जबकि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है। अब एक स्थिति पर विचार करो, अगर इस आपतन कोण का मान जो सी है, मान लो वो 34 अंश है, अगर क्रांतिक कोण से उसका मान थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, 34 के बजाय 35 अंश, 36 अंश कर दिया जाए, हमारे कहने का मतलब है कि जो क्रांतिक कोण सी है वो मान लो 34 अंश है, उसको और बढ़ाया जाए। पहले बढ़ाते बढ़ाते क्रांतिक कोण पर आए थे, अपवर्तन कोण 90 अंश हो गया था। अब और आगे बढ़ाया जाए, अर्थात क्रांतिक कोण के मान से और बड़ा किया जाए। 34 अंश मान रहे हो सी, तो उसको 35-36 कर दिया जाए। तो क्या होता है? प्रकाश किरण यहां दोनों माध्यमों के बॉर्डर से ना जाके पहले ही वाले माध्यम में लौट जाती है, परावर्तन की घटना हो जाती है, परावर्तन के नियमों का पालन होने लगता है। यही घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक। पूर्ण इसलिए कहा गया कि ऐसी स्थिति में प्रकाश का एकदम अपवर्तन नहीं होता है, पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित हो जाता है। आंतरिक माने अंतर की तरफ ही, अंदर की तरफ ही। तो इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या हुई? अपवर्तन की घटना में जब आपतन कोण क्रांतिक कोण हो जाता है, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है उन माध्यमों के लिए, यदि अब क्रांतिक कोण का मान अर्थात आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए तो प्रकाश किरण का अपवर्तन ना होकर के परावर्तन हो जाता है। इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब क्या होगा, इसको लिखा जाए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तथा सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए तब अपवर्तन की घटना न होकर परावर्तन
की घटना हो जाती है। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसके लिए चित्र देखो दूसरा। यहां नीचे बना दें। ये है। अब यहां जो आई कोण है वो सी से बड़ा है। ठीक, तब क्या होगा, जब प्रकाश किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से जा रही थी, 90 अंश का कोण बना रही थी, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और बढ़ाएंगे फिर वो क्या होगी, पहले ही वाले माध्यम में वापस लौट आएगी और अपवर्तन घटना ना होकर के परावर्तन की घटना हो जाती है। यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो ये चित्र है इसके लिए। अब यहां एक चीज और लिख सकते हैं, आई बड़ा सी से। ठीक भाई, क्रांतिक कोण तक तो दोनों के बॉर्डर से चली जाएगी ना। जब सी से आपतन कोण का मान कुछ और बढ़ाया जाए तो क्या होगा, पहले वाले माध्यम में परावर्तित हो जाती है। यही कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बात यहां ध्यान रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण के बाद की घटना है। क्रांतिक कोण तक पहुंच जाओ तब तक अपवर्तन ही होता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा करोगी तब जाकर के अपवर्तन की घटना नहीं होगी, परावर्तन की घटना हो जाती है। तो इस घटना में देखो दो ठो शर्त रखी जाती है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, एक शर्त ये हो गई, और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। दो बातें। तो क्या होगा, अपवर्तन की घटना ना होकर के परावर्तन की घटना हो जाती है। यहां परावर्तन के नियम का पालन भी होता है, परावर्तन के नियम का पालन भी होता है। यहां अब परावर्तन के नियम का पालन होता है। ठीक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। दोनों चित्र दिखाओ। ये है क्या, यहां लिख दिया जाए क्रांतिक कोण की स्थिति, क्रांतिक कोण की स्थिति, और ये पूर्ण परावर्तन की स्थिति। ठीक,
दोनों चित्र रहेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि यहां आई बड़ा कर दिया गया है सी से। दोनों चित्र के द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना स्पष्ट हो जाती है। अब इसके आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर कुछ उदाहरण हैं, तो अब इसके बाद अगले वीडियो में वो उदाहरण होंगे।